हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पिछले क्लास में जो वेक्टर सीखा था उसी का आगे और एक्सटेंशन देखेंगे। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि अगर सपोज़ कि दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, तो और फिर उसका यूनिट वेक्टर क्या होता था और उसका रिजल्टेंट कैसे निकलता था, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होता था, नॉट रिजल्टेंट, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था। ये बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और उसमें इंपॉर्टेंट था कि इसमें यूनिट वेक्टर क्या होता था और यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता था, कि कोई अगर वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा और वो एक्सिस पर मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कैसे इंक्लाइंड है या कैसे कितना एंगल वो बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते थे डायरेक्शन कोसाइन। तो उसमें नेमली कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये सब बातें हमने देखा था वेक्टर के अंदर। आज हम लोग समझेंगे कि दो वेक्टर को सपोज अगर ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, या अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दो वेक्टर किसी तो उसका रिजल्टेंट क्या है। अगर दो वेक्टर हैं तो उसका और एडिशन का मीनिंग क्या होता था। तो आइए समझते हैं। ये कर रहा है कि सपोज कि एक वेक्टर ये ऐसे है और एक वेक्टर बी ऐसे है, ऐसा। तो बेसिकली अगर हम दो वेक्टर देखे थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मीनिंग क्या था, ये देता क्या है। तो ए प्लस बी क्या होता है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देता है, ऐसा। बेसिकली इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो एडिशन तो ऑलरेडी आपने देख चुका है, जैसे कि अगर कोई वेक्टर था ए प्लस बी, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और कोई दूसरा वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उन दोनों को ऐड करना था तो आपको जानते थे कि उसका अलजेब्रिक सम ले लो। लेकिन हम लोग इस बार एनालिटिकल ट्रीटमेंट देख रहे हैं सॉरी, कि अगर दो वेक्टर अगर है तो उसमें अगर उसका ऐड करते हैं और सर्टेन एंगल पे वो हैं, मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर 10 न्यूटन का ऐसे फोर्स लग रहा है और 20 न्यूटन का ऐसे फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा होगा। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन में, इस तरह के प्रॉब्लम में हमें इसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, एक बात। दूसरा कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो भी बताएगा। मतलब बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं ना, एंगल 90 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। मतलब इस तरह की कुछ बातें हो कि जैसे मान लीजिए कि 10 न्यूटन है और इधर ही 20 न्यूटन है, तो फोर्स क्या लगेगा, वेरी सिंपल है, इस 30 न्यूटन। इसका दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि 10 न्यूटन ऐसे है, 20 न्यूटन ऐसे है, तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब 10 न्यूटन इधर लगेगा। तो ये तो हमें सिंपल है सब समझने के लिए। या 90 डिग्री पर अगर होगा तो ऐसा, 20 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, तो इसका भी रिजल्टेंट कुछ लोग बता सकते हैं कि स्क्वायर करके सम कर देंगे तो होगा। तो यही सब हम बातें समझेंगे कि ये क्यों यहाँ पर हम ऐड कर रहे थे, क्यों माइनस कर रहे थे, क्यों स्क्वायर करके सम ले रहे थे। तो वेक्टर क्या होगा इन जनरल, कोई जरूरी नहीं है फोर्स के लिए, इन जनरल किसी भी चीज़ के लिए जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए काम करेगा। पीछे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट में देखा था। दूसरा अगर वेलोसिटी है, जो कि हमें बहुत सारा यूज अभी है ना होने वाला है, तो वो देखेंगे। या एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, उन सबों के बारे में हमें देखेंगे। तो बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर करने का दो मेथड है। एक तो इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल लॉ होता है, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ होता है। होता है मतलब दोनों का एडिशन करने का, मतलब ऐड करने का दो ही, मतलब आप ऐड करोगे तो दोनों सेम रिजल्ट देंगे, लेकिन दो अलग अलग मेथड से इसको बताने के लिए। और वर्चुअली आप देखेंगे आफ्टर द डिस्कशन कि ये दोनों सेम ही होते हैं। तो दो लॉ है एडिशन के, एक तो आपके जो ट्रायंगल लॉ है और दूसरा है आपका पैरेललोग्राम। तो आइए के करके समझते हैं दोनों को। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर अभी अभी जैसे मान लीजिए कि सिचुएशन था ना कि वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इसमें कहता क्या है कि आप इसको या तो ऐसे एक समझिए कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कुछ ये वाला बोलता है,
तो ये थोड़ा अटपटा है देखने में। तो वेक्टर में क्या होता है कि जब भी दोनों के टेल पे टेल नहीं रखते हैं, कि जब भी इस तरह के सिचुएशन में ऐसे जाना हो तो होता क्या है कि आप कि कोई वेक्टर ये इधर है, वेक्टर ये इधर है, तो उसके हेड पे इसका टेल रखते हैं। ये वेक्टर बी है ऐसा, तो थीटा वो था तो आगे बढ़ाकर ऐसा थीटा रख सकते हैं क्या? और जो इसका जो रिजल्टेंट होगा, या इसको रेड मार्क से ऐसे कर दूं, दोनों सेमी कलर के हो गए। जो ये इसका रिजल्टेंट होगा ये होगा आर। तो कैसे निकाला जाए, है ना? और थीटा जो इधर है तो ये थीटा है। तो ये बात समझ में आया कि किसी के जब भी वेक्टर एडिशन करते हैं ट्रायंगल लॉ में, एक के हेड पे दूसरे को टेल रख देते हैं तो हमें आ जाता है। तो इसको थोड़ा जूम करके और अच्छे से बनाया जाए। मतलब कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये वेक्टर ये ऐसा था, ठीक, और मैंने क्या बोला उसके ऐसा बी वेक्टर है और एंगल थीटा है। तो यहाँ से आप ऐसा एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, और बेसिकली हमें निकालना ये था। तो इसका नेमिंग कर दें ओ, ए बी तो है तो कन्फ्यूज़न होगा, एक्स वाई कर देते हैं और जेड। तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल एक दिखाई दे रहा है क्या? ट्रायंगल ऑफ जेड वाई ओ को अगर बोल दें ऐसा, तो उसमें अगर आप ऐसा बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? ओ वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू ओ जेड स्क्वायर। बेसिकली आपको ओ जेड लेकर आना है। तो होगा क्या बच्चों, इसको देखिए कि हमें ओ जेड का जो वैल्यू देखना है इज अंडर रूट ऑफ ओ वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर होगा। बोलिए यही होगा ना? तो वाई ओ वाई का वैल्यू क्या है यहाँ से? तो ओ वाई का वैल्यू इज ओ एक्स प्लस एक्स वाई, दिस प्लस दिस ना, दिस प्लस दिस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए सॉरी ओ एक्स प्लस एक्स वाई का नॉट स्क्वायर, ओ एक्स प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है आपका, सॉरी ए वाई जेड तो है ही है का स्क्वायर। अब ये देखिए वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा बी है, तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री तो आए होगे पढ़ के, जैसे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा वाला, अगर ये बी है तो यहाँ से ये बताना तो बहुत आसान है ना, बी साइन थीटा होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस बी है और ये बी है तो इसका बेस क्या होगा, बी कॉस थीटा एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ लगा दिया जाए, अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ओ एक्स के जगह पे ए रख लेते हैं और एक्स वाई के जगह पे बी कॉस थीटा रख लेते हैं, यही होगा इसका स्क्वायर। और वाई जेड के जगह पर क्या होगा, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह का बच्चों ऐसा होगा। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो बी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए के जगह पे दे हो गया बी कॉस थीटा के बी और 2ab कॉस थीटा, सिंपल। अब इसके बाद बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ कुछ बातें कर रहे हैं कि हम दोनों तो बचपन के भाई हैं। अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या आएगा, इन दोनों के टर्म पे खाली और खाली बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जब इसको फाइनली आप लिखेंगे इस ओ जेड का वैल्यू, ओ जेड को हटा देते हैं, इसके जगह पे रिजल्टेंट बोलते हैं। जो रिजल्टेंट यहाँ पर था हमें चाहिए था
इस रिजल्टेंट वेक्टर, वो आपको मिलेगा, या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कह लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच के एंगल से ऐसा आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला ये रहा, या मतलब आज अपने ट्रायंगल लॉ में इस तरह से करते हैं। इसका और मीनिंग बताऊंगा मैं, अभी तो बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ कि आप ट्रायंगल लॉ में ऐसे आपने देखा। सिंपली क्या था कि एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था, एंगल पे था, मतलब ये सिचुएशन था, ए था ए और ये बी वाला था, एंगल थीटा पे था, तो इसका रिजल्टेंट चाहिए था। तो हम क्या होता है कि जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं तो किसी के टेल पे टेल नहीं रखते हैं, एक को आगे बढ़ा लिया, ए वेक्टर था, ये वाला ए वेक्टर था ना, और इसके जगह पे वी वेक्टर, उसके हेड पे इसका टेल रख दिए। ए होता है ऐड करने का। फिर हमें आर चाहिए था, तो एक कंस्ट्रक्शन किया और उससे हमने आर का वैल्यू लेकर ऐसा आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि भाई एडिशन ही करना है, या जो एडिशन दो सम ऑफ द टू वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसमें उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सपोज कोई वेक्टर ए है, मतलब ए 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा, और वेक्टर बी है आपका i प्लस 2j प्लस 3k। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, तो रिजल्टेंट करने के लिए इन दोनों वेक्टर का सम हो जाता है, a प्लस बी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3i प्लस 5j प्लस 7k, ऐसा होगा। तो ये भी रिजल्टेंट वेक्टर देता है। जब भी जो दो वेक्टर का सम करते हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो वहाँ पर ट्रायंगल लॉ की फिर क्या ज़रूरत थी, जब एडिशन ही करना है तो ऐड कर दीजिए। प्रॉब्लम ये हो गया कि वहाँ पर क्या था कि वेक्टर में ना देकर किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मतलब कि कोई वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड है 10 और कोई वेक्टर है बी उसका मैग्नीट्यूड है 20 और उनके बीच का एंगल है थीटा। कह कि अब बताओ रिजल्टेंट, तो अब ये काम नहीं करेगा ना, मैग्नीट्यूड अगर दे दिया तो, इसीलिए हमें ट्रायंगल लॉ की ज़रूरत पड़ा। तो फिर हम वापस जाकर वहाँ से ये सब बताएंगे कि भाई अब इसका भी अगर हमें पता हो कि अगर मान लीजिए सपोज इसी केस में कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो क्या कि इसका रिजल्टेंट बताओ। तो अभी अभी जो हमने फार्मूला निकाला ये पीछे, ये उसी के लिए है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करेंगे तो आपको फाइंड आउट करके दे देगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका कितना आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर फार्मूला बार बार देखिए क्या होता है कि किसी चीज़ को बार बार आप लिखते हैं, तो आप भी कोशिश करो बच्चों कि जब भी आपको मौका मिले लिखने का, मतलब वीडियो तो आप देख ही रहे हो वो तो ठीक बात है, लेकिन वेन एवर यू गेटिंग द चांस टू राइट डाउन, सो राइट इट, बिकॉज कि वो बार बार लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा याद करने के लिए किसी चीज़ को। आप बहुत चीज़ बार बार करते हैं तो कहते हैं कि, तो आप बोलते हैं ना कि तो मैं तो चुटकी बजाने वाला काम है, या मेरे दाएं हाथ का या बाएं हाथ का खेल है, तो या बाएं हाथ का खेल है। जनरली लोग राइटिस्ट होते हैं, मतलब राइट वाले जो लोग होते हैं तो उन कहते हैं बाएं हाथ का खेल है, और जो लेफ्टिस्ट हैं तो क्या बोलेंगे, मेरे दाएं हाथ का खेल है। खैर, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। तो इसको देखिए ये बड़ा आराम से फटाफट दे देगा, यहाँ से 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हाफ, हाफ हाफ कैंसिल हुआ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो 100, 400 और वहाँ से 200, तो कुछ 700 आएगा और इसका कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10√7। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो अगर ऐसा है तो ये इस फॉर्मूले का निकालने का सिग्निफिकेंट था। बात आया समझ में क्यों इसको किया गया। तो ट्रायंगल लॉ में सिखाया है आपको कि ठीक है। अब आइए दूसरा आपको पैरेललोग्राम लॉ सिखा देता हूँ, वो भी वैसा ही डिट्टो वैसा ही है, मतलब उसका होगा बस थोड़ा सा बहुत उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट आप देखेंगे। तो हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन में देख रहे हैं। इसको मतलब कि जो सम जो निकाला ना कि ए और बी का जो सम था, ये दो वेक्टर एट एंगल थीटा पर थे और उसका आपने रिजल्टेंट जो निकाला और जो फार्मूला डिराइव किया, इसको बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके अंदर था आपका ट्रायंगल लॉ। अब हम देख रहे हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ। वे टू
वे टू कर दो पैरेललोग्राम लो टू फाइंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर, और उसके अंदर आप पैरेललोग्राम लॉ बोल सकते हैं। इसमें क्या कहता है बच्चों कि जैसे कि एक वेक्टर ऐसा है, अच्छा चलो इसको इसी से बनाते हैं। एक वेक्टर ऐसा है ए और इसमें है ए बी, थोड़ा और ए पेक्युलियर लाइन चाहिए होगा, ऐसा एक है बी और उसका बीच का एंगल है थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का जो होता है कुछ ऐसा ए प्लस बी, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि किसी के हेड पे किसी का टेल नहीं होगा, सिंपल होगा। अगर ये बी है तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ये भी बी होगा, बोलिए थीटा के साथ। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिखते हैं, ऐसा ये सीधा लाइन है तो ये बी होगा रिजल्टेंट से। और फिर उसका वही है कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें ऐसा और इसको भी ये कह दें तो पैरेललोग्राम बन गया ना। तो बस उसका यही इसीलिए बोलते हैं, बाकी आप मैथमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली ट्रायंगल लॉ जैसा ही है। तो इसका भी नाम आइए दे लेते हैं ओ पी क्यू आर। तो आपको क्या चाहिए, ओ आर, रिजल्टेंट ऑफ ए और बी चाहिए ना, ए ऐसा। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो अंडर रूट ऑफ दिस ओ क्यू, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री है बच्चों, देखो ये ऐसा। अब ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, अगर ट्रायंगल का नाम थोड़ा दे दूँ, बचपन की आपकी यादें ताज़ा कर दूँ, आर क्यू ओ, ये ऐसा ट्रायंगल है। तो इसके अंदर क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और फिर से वही थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री याद करिए। ये वेक्टर बी है ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा पी क्यू। तो ओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए। ये समझ में आया होगा कि पैरेललोग्राम यहाँ से बना और उस पर पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया और उसके अंदर ओ आर का वैल्यू चाहिए था। तो ये पता होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर होगा, तो उसका अंडर रूट ए होगा ना। यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे इसको लिख सकते हैं ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसा मिला। फिर इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। अच्छा, एक तो रही गया बच्चों 2ab कॉस थीटा वाला, तो उसको भी लिख लिया जाए, नहीं तो नहीं आएगा। 2ab कॉस थीटा, ये पहले वाले को एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा होगा। फिर उसके बाद ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये पहले वाले को एक्सपेंड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसको करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे so that become again high by to each other and saying something to each other because of b cos square theta, b sin square theta, and when you will take the b square common it will sin square theta plus cos square theta, which is 1. So this thing will be a square plus b square plus 2ab cos theta, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट आया। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों। चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर स्कूल वाले हैं बिगनर, तो उनके स्कूल वगैरह में भी ऐसा पूछा जाता है कि प्रूफ करो ये करो, तो उनके लिए आपको 2-3 नंबर एक कैश करा कर आपको दे देगा। तो ये फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन कर लिया। अब आइए इसका दूसरा मीनिंग समझाते हैं। जैसे कि रिजल्टेंट इक्वल टू, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा ऐसा होता है। तो अगर इस तरह का अगर ये चीज़, ये तो हमें मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी है, ऐसे था थीटा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना कि थीटा कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो जितना है ही है, ये इधर है। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ और आपको समझना है कि जैसे कि क्या होगा कि ये तो हो गया, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा होगा। अक्सर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, रिवर प्रॉब्लम हो, प्रोजेक्टाइल का मोशन हो, तो पूछता है कि रिजल्टेंट क्या किधर है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है, ये पूछता है। तो हमें उस समय बताना होता है किसी दो वेक्टर के इसमें, जैसे या तो बी के रिस्पेक्ट में बताइए या ए के रिस्पेक्ट में बताइए। तो सेड यहाँ पर से बीटा कह लेते हैं, ऐसा कि जो टैन बीटा का वैल्यू होगा, टैन बीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा, टैन बीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्यू आर अपॉन, बोलिए ओ क्यू बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। टैन बीटा का वैल्यू मतलब रिजल्टेंट ये जो वेक्टर है, किसी भी एक वेक्टर से वो कितना एंगल बना रहा होगा, हमें ये बताना है, ठीक। तो उसमें आपको क्यू आर अपॉन ओ क्यू, तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, वो हो जाएगा बी साइन थीटा, और ए प्लस, ये पूरा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसको याद रखोगे बच्चों, इसमें इस चीज़ को, इसका थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, अच्छा ये इस पर फिक्स है, ठीक है। तो ये आपका बी कॉस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो मतलब जो इधर वाला वेक्टर है जो मतलब वट ऊपर की तरफ है, इंक्लाइंड है थीटा पर, उसका साइन कंपोनेंट अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपको होगा। तो इसमें हमने ये दो चीज़ें सीखा, एक तो आर इक्वल टू ए बी और इधर से ऐसा जा रहा होगा ये वाला, तो ये चीज़ हमने बीटा के लिए बताया रिजल्टेंट वेक्टर से। तो अगर हम इसको बोल दें ऐसा, इसको ही फॉर्मूला में लेकर आते हैं कि टैन बीटा इक्वल टू, आप क्या था वहाँ से, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये चीज़ें आपको मिलकर आया ऐसा, ये दो बातें ये निकल कर आया। तो ये अब इसका हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि सब कुछ है थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो सपोज इफ थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए और बी किधर हो गया, ऐसे सेम ही डायरेक्शन में, इधर ए है इधर बी है, तो आप इसका रिजल्टेंट क्या बोलोगे, फटाफट ए और बी बोलोगे ना। अब देखिए वो भी बोलेगा, जो हमने आपको ए और बी अगर सेमी डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। ये जो फॉर्मूला निकाल कर लाया वो भी कहेगा कि ए प्लस बी। वो कैसे, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 0, तो कॉस 0 कितना होता है बच्चों, बोलो, कॉस 0 1 होता है, ऐसा। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोली हाँ या ना, ऐसा। तो ये तो आप बचपन से सीखते हुए आ रहे थे, जब छोटे होंगे तभी सीख लिए होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, सो इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट क्या बोलेगा, ओके बाय बाय टू इट, ए स्क्वायर मीन्स ये पूरा चीज़ ऐसा हो रहा है ना, देखिए ऐसा हो रहा है, और यहाँ से जब ये पावर 2 है, स्क्वायर है, तो ए प्लस बी हो गया, तो आ गया ना आर इक्वल टू ए प्लस बी, या इस तरह का ऐसा, ठीक। अब दूसरा केस देखिए, केस 1 था ये, केस 1। अब देखते हैं केस 2। केस 2 में मतलब एक वेक्टर ऐसा है ए,
और एक वेक्टर है बी इधर, तो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बच्चों? आप यही बोलोगे ना। मान लेते हैं ए ज़्यादा है तो ए माइनस बी आएगा, ऐसा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? कितना बोला? 180। तो सही बोला आपने, 180 डिग्री होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसका हेड टू हेड देखते हैं कि इधर जा रहा है किधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर केस 2 के लिए थीटा इक्वल टू, इसी में यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री कितना होता है? बोलिए, -1। तो यहाँ पे -1 हो गया। तो r इक्वल टू कितना हो गया? r इक्वल टू, बोलो बच्चों, दिख रहा होगा ना यहाँ से? हाँ दिख रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जैसे ये बचपन में सीखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिमिलरली इसके लिए भी आपने सीखा होगा। तो बचपन की पढ़ाई ये काम आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया? ए माइनस बी। तो आर इक्वल टू दैट मच। तो यहाँ से इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये दूसरा आया, तो एग्जैक्टली ये भी वही दे रहा है ना, किन दोनों का माइनस होगा। तो ये बातें दोस्त समझ में आया कि अगर दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, तो अगर एंगल है 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो क्यों डायरेक्टली ऐड करते थे? क्योंकि ड्यू टू दिस रीजन एनालिटिकल ट्रीटमेंट देकर, मतलब उसको मैंने प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा होता है। ठीक है, इसका काम आपको आगे और मिलेगा। अब देखिए इसका तीसरा केस कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, ये बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे हैं। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। और cos 90 कितना होता है बच्चों? 0, 0। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, जो बचपन से या कुछ बातें आप ऐसा करते हुए आ रहे होंगे, मतलब कि आप या अभी जो कुछ स्टार्टिंग में आप कुछ लोग कर लेते हैं, और उसका मतलब आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कैसे हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर आपने देखा था ना डिस्प्लेसमेंट वाले में, कि अगर कोई 3 मीटर ऐसे चलता है और 4 मीटर ऐसे चलता है इस तरह से, तो इसका बताइए कि कितना चला। तो आपको एक तरह से रिजल्टेंट ही चाहिए होता था, तो क्या बोलते थे पाइथागोरस से? 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर का अंडर रूट तो कितना आएगा? 5। तो ये भी तो वही बात कह रहा है कि अगर कोई इधर है 3 और इधर है 4, तो रिजल्टेंट कितना होगा? या रिजल्टेंट आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5, मतलब कि अगर पूरे कॉपी व्यू के स्टाइल से इसको लिखें, अच्छा ऐसे लिख देते हैं कि इधर है 3 मीटर और इधर है 4 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, तो इसको ऐसे बढ़ा के लिख लिया, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा। तो ये आपका आ गया। अच्छा, अब एक दूसरे पे कैसे है 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट का एंगल क्या है, जो मैंने आपको उधर बताया था। तो एक तो पूरा फॉर्मूला है कि उसके लिए, और नहीं तो अगर डायरेक्ट आपको 90 डिग्री पर है, ये मतलब इसको बीटा वाला एंगल है, तो tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/3। और ये 4/3 फ्रॉम द वर्टिकल से है ये चीज़। ठीक है, मतलब कि ये बीटा एंगल अगर बोलते हैं तो tan बीटा का वैल्यू 4/3 होता था। तो अगर हमें कोई डिस्प्लेसमेंट है तो किधर है? सॉरी, एक तो वर्टिकल से नहीं, एक ग्राउंड से बीटा है। अगर वर्टिकल से अगर देखेंगे तो बदल जाएगा, वो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट निकालने का जो 3 केसेस मतलब होते हैं इसके अंदर, एक 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, उस पर आपने अलग अलग तरीके से इसको मैंने समझाया और इसका क्या मतलब होता है। और इसमें आपने ये चीज़ देखा था कि tan बीटा रिजल्टेंट कितना बनाता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो कोई भी वेक्टर को या कोई भी अगर एडिशन हो रहा है, तो मतलब इस डिस्कशन में अभी आपके लिए क्या लेकर गए? आपके लिए ये लेकर गए कि अगर कोई वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं, मतलब सिंपली आई जे के वाला जो आपने सीखा था, दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर देता है। एक बात तो हो गया आई जे के में। दूसरा कि आपके पास आई जे के ना देकर वो कुछ उसका मैग्नीट्यूड दे दे, तो अब उनको जब हमें ऐड करना हो और कह दे कि दो एट एंगल थीटा पर ऐसे काम कर रहे हैं,
तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो उस केस के लिए हमने ये चीज़ें देखा कि वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए और बी वो दो वेक्टर है। तो मन में ऐसा तो नहीं सोच रहे कि 3 वेक्टर होगा तो क्या करेंगे, या 4 वेक्टर होगा तो क्या करेंगे। वो उसका भी है कि अब 2 को ऐड करिए या 3 को ऐड करिए और आगे उसको एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। तो उसका भी बताया जाएगा। तो खैर इसके लिए हुआ बेसिकली ये सब आपको तब सीखने को मिलता है कि दो वेव अगर होते हैं, वेव हो गया उसमें, या और फोर्सेस हो गए, सुपर पोजिशन ऑफ द टू फोर्सेस, या आपको कहिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में या वेव में, तो वहाँ पर दो वेव आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पर वेक्टर एडिशन ही देखना पड़ता है। तो इसीलिए इसको आपको मजबूती के साथ सिखाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। ये तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये आ रहा है, ये कैसे आया 90 डिग्री का और इसका। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको, इसमें दो चीज़ें बड़ा ये है काम का, ये और ये, इसको तो आप अच्छे से नोट डाउन कर ही लो, या एक बार फिर से रिविजिट इसका कॉन्सेप्ट जाकर पीछे जाकर एक बार फिर से देख लो, और फिर इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से बनते जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन लेने का समय है। कह रहा कि टू वेक्टर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कह रहा दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो कह लीजिए कि दो वेक्टर ए और बी है और उसका मैग्नीट्यूड है कुछ, आप एक्स ले लो ऐसा। हैव देयर द रिजल्टेंट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर। अच्छा, इसमें क्या करें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर भी है उन दोनों के एक साथ इक्वल है और उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। तो आइए, अभी हमने आपको सिखाया था, क्वेश्चन समझ में आया ना। कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो लेट कर लिया एक्स, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर ए और बी है, यहाँ से एक्स इसको मान लिया था, ए और बी है तो एक्स हो गया। और रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, बोलो, आइदर ऑफ देम। दैट इज सेइंग ना इन द क्वेश्चन, हैव द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर, आइदर मीन्स ए और बी, तो उसका भी एक्स हो गया। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर वेक्टर ऐसा है और वेक्टर कुछ ऐसा है बी, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। अब ऐसा है या कैसा है वो तो बाद में पता चलेगा। तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं बच्चों, एक बार लिख लिया जाए। आर इक्वल टू, मतलब इनको थोड़ा सम्मान देते हैं। सम्मान देने का मतलब कि जितना आप सम्मान देंगे वो आपको उतना ही बैक में रिस्पेक्ट पे करेंगे। तो बैक में रिस्पेक्ट पे करेंगे तो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो इसलिए इसको सम्मान दिया जा रहा है कि राइट डाउन इन द प्रॉपर फॉर्म। सो आर इज़ योर एक्स, और यहाँ से ए इज़ एक्स, बी इज़ एक्स, और 2 इंटू कॉस थीटा, तो सम्मान देना थोड़ा कम भूल गए थे, वापस सम्मान मिल गया। तो ए और बी का वैल्यू एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा। तो हमें इन्हीं महाशय को, इनको कॉस थीटा को लेकर आना है। तो ये रूट के अंदर है तो पहले रूट से इनको मुक्त किया जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट दैट थिंग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सो एक्स स्क्वायर बिल हाई बाय करके चले गए। तो बचा क्या, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आया जाए तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ऐसा ही होगा। तो एक्स स्क्वायर फिर से प्रोडक्ट में है तो कैंसिल हो गए। तो कॉस थीटा का बच्चों क्या हो गया वैल्यू, यहाँ पर कैंसिल करते समय इसको उड़ा मत देना कि जीरो हो गया है, -1 है तो -1/2। तो अब तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों कमाल अपने दिखाइए कि जो अपने ट्रिग्नोमेट्री के लिए सीखा होगा कभी भी। कॉस थीटा का वैल्यू माइनस आप कब होता है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो उस समय उसका वैल्यू 90 + 30, मतलब 60 का मिरर इमेज देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 120, क्योंकि ऐसा होता है। नहीं है तो चलो देख लो फटाक से, यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 और 120 और सो ऑन। तो आपको 90 पे एक मिरर लगा दीजिए, जो 60 का वैल्यू होगा वही 120 का होगा, जो 45 का होगा 135 का होगा, और जो 30 का होगा वो 150 का होगा, जो 0 का होगा 180। बस यहाँ पर माइनस लगते हुए चला जाएगा। तो खैर कॉस थीटा का वैल्यू -1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 120 डिग्री। अगर वहाँ से देखा जाए
तो बेसिकली जो ये थीटा है ये ऐसे ना होकर कुछ ऐसे हैं, मतलब इनको थोड़ा सा मुक्ति दिया जाए। चलिए भाई हटिए। तो ये थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है, ठीक है। अच्छा रिजल्टेंट फिर क्या, अच्छा उसमें दूसरा पार्ट और उसी को बोला कि टू इक्वल फोर्स हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू द आइदर व्हाट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन देम। तो ठीक है वही मतलब है, मतलब एंगल ही पूछ रहा था कि दोनों के बीच में कितना है, तो थीटा इज 120 डिग्री इन दोनों के बीच का होगा, और रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ होगा, इनके बीच का नहीं होगा, इधर की तरफ होगा। तो ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का था। तो इसमें आपने एप्लीकेशन इसका देखा कि आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, तो ये इसके लिए है। तो थीटा का वैल्यू 120, ठीक। तो अच्छा मन में ऐसा ख्याल आ रहा है क्या कि इधर मैंने क्यों एरो दिखाया, अब पता नहीं मैंने भी क्यों दिखाया, लेकिन अगर आपको पता करना है तो आपके पास वो फॉर्मूला वाला है tan बीटा वाला, चाहो तो tan बीटा के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। उसमें क्या होता था b cos थीटा अपॉन a प्लस b sin थीटा। तो आइए इसको देख ही लेते हैं। तो b cos थीटा, b का वो तो आइदर ऑफ देम इक्वल ही है, तो अभी b ही मान लेते हैं, या चलो x मान लो, इसको हटाओ, ये x हो गया। cos थीटा का वैल्यू cos 120 का वैल्यू -1/2 है, और a का वैल्यू x है प्लस b sin थीटा उसका वैल्यू, तो b सॉरी x रूट साइन 120 का वैल्यू √3/2, तो x कैंसिल हुआ। तो ठीक है कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, तो हमें नहीं पता किधर है, तो इसका जो वैल्यू आएगा निगेटिव में आ रहा है, तो वो कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि x इंटू माइनस हाफ है ना, तो निगेटिव है तो गायब होगा नहीं, तो साइन tan बीटा का वैल्यू निगेटिव, तो इसका मतलब कि मोर देन 90 है, या सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, थर्ड या फोर्थ, तो ठीक है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल मतलब कुछ इस तरह का या इस तरह का इधर से निकल रहा होगा। तो वो जितना वैल्यू होगा वो तो बात की बात है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कि उसका आप इन्वर्स लेकर उसका बता सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका एक एप्लीकेशन देखा इस क्वेश्चन में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा कि टू फोर्स द मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो इज 3:5, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इन द रेशियो 3:5 के रेशियो में है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी 60 डिग्री। तो चलो भाई दो फोर्स तो बना ले। अच्छा दो फोर्स इन द रेशियो 3:5 का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि 3F होगा और 5F होगा, यही कुछ। तो 3F वाले ऐसे हैं और 5F वाले ऐसे हैं, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, यही होगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, ठीक है। अच्छा इसका रिजल्टेंट हमें कितना दे रखा है 35 न्यूटन, तो ये 35 न्यूटन रिजल्टेंट गिवन है। तो R इक्वल टू कितना होगा बच्चों 35 न्यूटन, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3F का स्क्वायर प्लस 5F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3F इंटू 5F इंटू एंगल कितना है cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 वैल्यू इज हाफ, सो दिस थिंग विल कैंसिल आउट, ऐसा। तो ये कितना हो गया 35, तो ये 9F 25F स्क्वायर, और यहाँ से 3 5 या 15, तो 15F स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 25 प्लस 15 इज़ 40 और 9 इज़ 49, तो फाइनली ये क्या निकल कर आएगा 49 का रूट तो सबको पता होगा 7F होता है और 35, तो F का वैल्यू कितना हो गया बच्चे 5 न्यूटन, ठीक है। तो वो जो फोर्सेस थे फर्स्ट फोर्स 3F, तो 3F का मीनिंग कितना हो गया 3F, अगर ये 5 न्यूटन है तो ये कितना हो गया 15 न्यूटन, क्योंकि F की जगह पे रख दे, और वहाँ पर 5F है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू 5, तो कितना हो गया 25 न्यूटन।
तो हमने इसका एक एप्लीकेशन इसका देखा कि 3:5 के रेशियो में है, 35 न्यूटन है, तो एक सिंपल एक फार्मूला लगाया और उसका वैल्यू उसमें फाइंड आउट करके बता दिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू फोर्सेस इक्वल टू P and 2P Newton act on the particle. If the first is double and the second be increased by 20 Newton, the direction of resultant is unaltered. Unaltered का मतलब not change. Find the value of P. क्या कर रहा है कि टू फोर्स है, एक है P न्यूटन का और दूसरा है 2P न्यूटन का। लग रहा होगा एक को कर रहा है कि डबल कर दिया, P वाले को डबल कर दिया। इफ द फर्स्ट इज डबल्ड मतलब P से उसको 2P कर दिया और जो सेकंड वाला 2P था उसमें 20 और बढ़ा दिया, और कह रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो उससे एंगल उसका चेंज नहीं कर रहा है। जो रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा होगा, जो पीछे हमने अभी टैन बीटा सीखा था ना, उसकी वो बात कर रहा है। तो टैन बीटा अगर वो चेंज नहीं हो रहा होगा तो फिर बता रहा है कि चलो भाई P बताइए। तो आइए एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये P है और यहाँ पर ऐसा 2P है, तो रिजल्टेंट कुछ इसका होगा उस समय इसका बीटा, क्योंकि रिजल्टेंट के बारे में तो कुछ बताया नहीं है कि रिजल्टेंट है तो उसका ये इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा। तो ये वैल्यू हमें बता रहा है कि इन दोनों का चेंज नहीं हो रहा, इस नहीं चेंज कर रहा है। तो केस 1 जो है ऐसा, इस केस में टैन बीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? आपको सिखाया था, याद होगा कि ये वैल्यू B होता था और A होता था। तो उसमें क्या होता था कि B साइन थीटा अपॉन A प्लस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इसकी जो कहे थे ना कि लिख लो अच्छे से, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। कैसे होता था? A ऐसे है और B ऐसे है, तो ऊपर वाले का साइन और प्लस A प्लस B कॉस थीटा वो लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2P। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल भी नहीं पता है तो चलो लेट कर लेते हैं थीटा, नहीं है तो अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिएगा। 2B साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कॉस थीटा होगा, ऐसा होगा क्या? 2P कॉस थीटा, टैन बीटा का वैल्यू 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कॉस थीटा। केस 1 में ऐसा था। अब केस 2 में क्या किया इन्होंने? केस 2 में कह रहा बच्चों कि ये ऐसे था और उसको थोड़ा और ऐसे बढ़ा लीजिए, मतलब P से ये 2P हो गया और इसमें 2P से ये प्लस 20 हो गया। यही है ना कि द डबल एंड सेकेंड बी द इंक्रीज बाई 20। तब बता रहा है कि रिजल्टेंट कुछ तब भी बना रहा होगा, बिल्कुल बना रहा होगा, उस समय बीटा क्या है, और एंगल को चेंज नहीं किया, वो सेम ही है। तो उस केस में टैन बीटा का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं रहा है तो इसको यहीं पे लिख देता हूँ कि टैन बीटा का वैल्यू तो 2P प्लस 20 साइन थीटा, क्योंकि ये वाला वेक्टर अब तो 2P 20 हो गया, 2P प्लस 20 हो गया, और यहाँ पर P प्लस 2P प्लस 20 कॉस थीटा, ऐसा होगा। देखिए ये बात समझ में आया आपको कि टैन बीटा का वैल्यू 2P साइन थीटा प्लस P 2P कॉस थीटा पहले वाले केस से था और ये वाला दूसरे वाले केस से था। और क्यों दोनों टैन बीटा हुए? कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? अनअल्टर्ड, चेंज नहीं कर रहा है। तो ये दोनों बातें आपस में इक्वल होगा, टैन बीटा, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए? P का वैल्यू। तो आइए सॉल्व किया जाए। 2P क्या था वो? साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कॉस थीटा, और यहाँ पर के इसका वैल्यू क्या था कि 2P प्लस 20 इज साइन थीटा अपॉन 2P प्लस 2P प्लस 20 कॉस थीटा। ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले साइन थीटा को तो हटा दो, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 तो होने वाला है नहीं साइन थीटा, क्योंकि एक सॉल्यूशन हट जाता है वैसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको 2P का 2P से करेंगे तो कितना हो गया? 4P स्क्वायर इसका, और फिर उसके बाद 2P का 2P का फिर से 2P के साथ अगर करेंगे तो वो भी हो गया आपका
4p² प्लस 4p², क्योंकि 2p के साथ करेंगे और इधर से cos थीटा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4p² cos थीटा प्लस 2p इंटू 20, तो कितना हो गया 40p इंटू cos थीटा। ये वाले भाई साहब इधर जा रहे हैं, तो गाजे बाजे के साथ बजाते हुए कि ये डिनोमिनेटर एंड दिस थिंग इज मल्टीप्लाई टू ईच अदर, देन इट विल बी गिव दिस थिंग। एक बार फिर से कर देता हूँ, 2p को 2p से किया तो कितना हो गया 4p²। ये 2p अंदर और मल्टीप्लाई होगा तो 4p², लेकिन cos थीटा के साथ आ रहा है, 20 cos थीटा था और 2p के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4p cos थीटा हो गया। अब इसको ऐसे देख लीजिए, तो p प्लस 2p कितना हो गया, p इंटू 2p इज योर 2p², और ये p इंटू 20 इज प्लस 20p, ठीक। और 2p का फिर से इसमें करेंगे तो 2p cos थीटा इंटू 2p cos थीटा इज 4, 2p cos थीटा इंटू 2p cos थीटा, 2p ओनली है, 2p cos थीटा इंटू 2p, तो कितना हो जाएगा 4p² cos थीटा, और 2p cos थीटा इंटू 20, तो कितना हो गया 40p cos थीटा। कुछ ऐसा देखिए, तो इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे होंगे मतलब ऐसे ऐसे कुछ कह रहे हैं क्या, 4p² कैंसिल हुआ, 40p cos थीटा ये भी आपके बाहर चले गए, और बचे क्या 2p² को इधर लेकर आइए, ये 4p है और ये 2p है, तो कितना हो गया 2p² और 20p उधर तो है, तो यहाँ से p का वैल्यू कैंसिल हुआ, तो p का वैल्यू कितना हो गया 10 न्यूटन। समझ में आया? तो ये इसलिए क्वेश्चन इसको डाला था इसमें कि आपको रिजल्टेंट वाला है वो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए उसका फॉर्मूला, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया था, ठीक है। तो आपको इसमें यही यूज़ करना था फॉर्मूला, ये वाला जो tan बीटा वाला जो फॉर्मूला आपको सिखाया था, इस फिर से एक बार लिख रहा हूँ, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, इस पर काम किए थे इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मेन कॉन्सेप्ट तो यही था, बाकी का तो ये आपसे मैकेनिकल काम करवा रहा है, मतलब मेहनत करवा रहा है कि आप इसको निकालिए और वहाँ से उसका वैल्यू देख लीजिए, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स acting on the points are 29 Newton and 5 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of two new forces acting at right angle to each other. ठीक है, तो एक कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट फोर्स इज 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली ऐसे है, तो हमें बताना है कि इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन देन द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स क्या होगा, एंड टू न्यू एफर्ट्स एक्टिंग ऑन द राइट एंगल अगर है तो ऐसा। तो इसमें एक चीज़ आपको ऐसे मार्क किया कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट क्या होता है। तो बच्चों अभी जो सीखे थे ना रिजल्टेंट, जब वैल्यू 0 डिग्री पर ऐड हो रहा था, दोनों एक दूसरे से ऐड हो जा रहे थे ये चीज़ें, और जब 180 डिग्री से लग रहा था तो उस समय क्या हो जा रहा था, इसकी बात कर रहे हैं कि इस समय आप इसको चाहो तो एक नया नाम भी दे सकते हैं कि जो r इक्वल टू a प्लस बी है तो इसको बोल सकते हैं r मैक्स, ये चीज़, और जो यहाँ से माइनस हो रहा था इसको बोल सकते हैं r मिनिमम। तो एक चीज़ आप और अपने पोटली में बांध लीजिए मीन्स कि यू विल हैव द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम थिंग, कि आप ये कह सकते हैं कि जब वो दोनों ऐड हो रहे होंगे तो उस समय मैक्सिमम होगा, तो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री विल ऐड अप, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कब होगा, जब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहेंगे तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इसको मैक्स बोल सकते हैं और इसको मिनिमम बोल सकते हैं, तो उस क्वेश्चन में अप्लाई किया जाए इस कॉन्सेप्ट को। तो कह रहा ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट रिजल्टेंट, तो यहाँ पर आर मैक्स, तो नेमली इसको बोल दीजिए ए प्लस बी, और उस समय इसका वैल्यू कितना है 29 न्यूटन, और आर मिनिमम इज ए माइनस बी इक्वल टू 5 न्यूटन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू क्या हो गया बच्चों
29 प्लस 5 इज 34 न्यूटन। ए का वैल्यू कितना हो गया? 17 न्यूटन। ठीक, और सिमिलरली बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? कहीं भी इसको पुट कर दीजिए, 29 और 17 है तो उसका अगर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12, तो 12 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखेंगे तो ये आ गया और यहाँ से आपका ये आ गया, b इक्वल टू 12 न्यूटन और a इक्वल टू 17 न्यूटन। अब क्या बोल रहा है कि दोनों को 3-3 न्यूटन बढ़ा लो। ये तो इतना था, इफ ईच इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यू फोर्सेस एक्टिंग द राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, अगर 3-3 बढ़ा दें तो न्यू फोर्स बिकम व्हाट? a डैश 17 प्लस 3 तो कितना हो गया? 20 न्यूटन, और b डैश कितना होगा? a 12 प्लस 3 तो 15 न्यूटन, ऐसा। और इनका रिजल्टेंट पूछ रहा है क्या होगा कि जब वो राइट एंगल पे कर रहे होंगे, तो राइट एंगल का मतलब एक ऐसे कर रहे होंगे और एक ऐसे कर रहे होंगे, ये दोनों न्यू फोर्स 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। तो जब भी राइट एंगल पे होता है तो आपको स्क्वायर करके सम करना होगा इसका, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 400 प्लस 225 देन 625 देन 25 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया? 25 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक, अब आइए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये सीखा कि दो फोर्स का रिजल्टेंट और या ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट जो वर्ड यूज़ किया था उसका क्या मतलब है। तो यानी मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट क्या होता है, तो उन दोनों का वेक्टर सम a प्लस बी एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और जब निगेटिव अगर रहता है सॉरी मतलब कि जब उसका लिस्ट होता है तो उसका थीटा इक्वल टू 180 डिग्री जब माइनस करते हैं, तो उसी का एप्लीकेशन था इसके अंदर। तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा कि a मोटर बोट is racing toward the north at 25 किलोमीटर पर आवर and the water current is the region is 10 किलोमीटर पर आवर, तो इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो इसमें आपको पहली बार रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा ग्लिम्स दिखेगा और फिर उसके बाद और इस वेक्टर के साथ कैसे उसका डील करेंगे। तो ए मोटर बोट इज द रेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ एट 25 किलोमीटर। देखिए तो ये नॉर्थ होता ही है, तो ऐसे मूव कर रहा है मोटर बोट। तो वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट m से दिखा देते हैं, इसका वैल्यू कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर, ऐसा है। ठीक, और एंड द वाटर करेंट इज दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ईस्ट में है विथ द साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है ना, और ये साउथ होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। तो इस डायरेक्शन में, तो ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब देखो जब भी हो ईस्ट ऑफ साउथ तो मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ, तो इसमें यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। और इसका वाटर करंट तो ठीक है, इसको W से दिखा देते, या वाटर करंट ऐसे, इसको मोटर बोट को MB से दिखा दीजिए। तो इसका वैल्यू क्या है बच्चों? 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे नहीं मतलब 2 तरीके हैं, कई सारे मैंने बोल दिया नहीं। अभी जो आपने सीखा है, अगर ये 60 डिग्री है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री, ऐसा। तो अभी जो सीखा है वो तो फटाक से काम करेगा, अगर उसको निकालेंगे तो आपको निकल कर आ जाएगा। तो चलिए पहले उसी से कर लेते हैं जो सीखा है। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 2 वेक्टर है ऐसा, एक इधर 25 से इधर 10 से है, और दोनों के बीच का एंगल 120 है। तो इसी के लिए तो सब मेहनत किया था हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के लिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? a स्क्वायर का वैल्यू इज 25, तो 625 हो जाएगा, प्लस 10 इज 100 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू इज 25, बी का वैल्यू इज 10, और cos 120 का वैल्यू cos 120, एक cos 120 बार बार आपको आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल होकर निकल गए।
तो यहाँ से कितना हो गया 725 माइनस 250, 725 माइनस 250। इस तरह अगर ये रहता 750 तो फटाक से बोल देते 500, तो ठीक है 750 ही मान लीजिए माइनस 250, 500 और 25 और हटा लीजिए जो दिए थे आप उसको, तो कितना हो गया 475 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब आप निकालेंगे तो इसका 475 का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 21 का स्क्वायर इज 441 और 22 का स्क्वायर इज 484, तो 484 के ज़्यादा करीब है, तो 0.9 तो उतना भी करीब नहीं है, तो इसको 21.8 से काम चला लेते हैं। तो आप लोग एक बार कैलकुलेटर में इसको चेक कर लीजिएगा, उतना ही आएगा, तो 21.8 किलोमीटर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अभी तो बोला नहीं है, जैसे बोला कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, तो इसमें समझ में आया कि मतलब एक्चुअल में आपने क्वेश्चन को फिल किया, मतलब केवल न्यूमेरिकली सॉल्व करना नहीं है। जैसे क्या है कि मोटर बोट ऐसे चल रहा है और वाटर करंट ऐसे जा रहा है, मतलब कि कुछ मान लीजिए कि ऐसा आप मान लो कि ये आपका कोई रिवर है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और कुछ लोग होते हैं अपना कि नहीं मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, या उनको ज़रूरत होगा ऐसा जाने के लिए, तो वो ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से ऐसे जा रहे हैं। तो अब ऐसे जाएंगे और तो रिवर तो कुछ तो अपना कारनामा दिखाएगा, तो एक्चुअल में ऐसे ना जाकर वो इस तरह से ऐसे ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे। ये बात समझ में आया? जा रहे होंगे वैसे और रिवर ऐसे आ रही है, तो कुछ तो उसको ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्टिंग समझते हैं उसको, डिटेल में अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में या इसी में अभी सिखाऊंगा आपको। तो उसको इधर की तरफ थोड़ा पुश कर देगा, तो एक्चुअल में वो ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो 21.8 किलोमीटर से कुछ इधर आ रहा होगा। ठीक, तो अभी हमें बताना हो तो आप फिर से वही tan बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं और फिर कर सकते हैं। तो tan बीटा वाला फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा स्कूल वाले पार्ट के लिए ज़्यादा नोटिस किया जाता है, या वो कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम टेक्निकल अगर आ जाए तब उसको यूज़ करो कि ऐसा है तो ऐसा है। दूसरा आपको बताता हूँ कि उसमें डायरेक्शन करने के लिए कैसे करेंगे, तो आपको कभी मतलब बोरिंग जैसा फील नहीं होगा उसको निकालने में, आप फटाफट निकाल लेंगे। वो देखिए कैसे, अभी क्या था कि नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसा था, इसको रुको थोड़ा अलग दिखा देते हैं कि आपको विजुलाइज करने में आसानी होगा। ये ऐसा है, मतलब कि इसका वैल्यू 10 अभी केवल किलोमीटर पर आवर है, और ये है आपका था कितना 25 किलोमीटर पर आवर, ऐसा था। तो इससे आपको रिजल्टेंट भी निकालने के लिए सीख जाएंगे। कुछ इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ। इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसे है और यहाँ पर थीटा है, तो कोई चीज़ भी है तो आप चीज़ ही कोई बोल दीजिए, मतलब मान लीजिए एफ ऐसे है, एफ की जगह पे कुछ भी हो, यू हो, वी हो, ए हो, मतलब जितने भी वेक्टर क्वांटिटी वाले सब लिख रहा हूँ। तो अगर ये थीटा है तो इसके ये वाला एक्स एक्सिस कहलाता है बच्चों, और ये वाला वाई एक्सिस कहलाता है, ऐसा एफ यू बी ए इधर है, तो नहीं लिखा क्या, टेन माइनस 1/2 पीछे वाले स्लाइड में भी गायब है, नहीं ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट थोड़ा सा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैं वही देख रहा था कि दिख रहा है कि आप लोग को, ठीक है। वो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ऐसा अगर होगा इस तरह का कि एफ यू वी ए, तो एंगल थीटा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको बोलते हैं, तो जिससे वो लगा होता है उसका कॉस कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल कॉस है तो कॉस थीटा, फॉर एग्जांपल वी है तो वी कॉस थीटा, कुछ भी हो जिससे वो लगा होता है वो कैसे भी बन जाए। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, एफ साइन थीटा या वी साइन थीटा। तो ये बात समझ में आया? अब सोच रहे हैं कैसे हुआ, तो ये देखिए ऐसे हुआ कि ऐसे था और आपने इसको एफ ऐसे लिखा, यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसा बना लें, ये एफ था इधर, और हमें बेसिकली कि ये वाला कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि इसको हमें ये ऐसा चाहिए तो इसको सामने पैरेलल लिख लिया, और ये वाला चाहिए, इसको अलग लाइन से दिखा देता हूँ। आपको ये चाहिए और ये चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये इधर एफ है और ये थीटा है। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते होंगे तो इट विल बी बहुत आसानी से मिल जाएगा।
इसको आप नाम दे दीजिए ओ ए बी। तो इसमें जब आप साइन थीटा बोलेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन दिस हाइपोट्यूनस ए बी अपॉन, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो आपको एक बार ये समझा दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी अब जब आगे नेक्स्ट हम जब भी अब कोई क्वेश्चन करेंगे खासकर रिलेटिव मोशन में या रिवर प्रॉब्लम का जो मतलब डीप में जो स्टडी करते हैं तो उसके लिए मतलब जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड रहता है, एंगल इधर है उधर है तो क्या होगा, तो उसके लिए तो और अभी से लेकर अब प्रोजेक्टाइल वगैरह सब में काम करेगा। तो जिससे वो लगा होता है, अगर ये थीटा इधर से लगा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस, और जिसका वर्टिकल साइन। इसी चीज़ को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि एफ इधर है और वर्टिकल से ऐसे थीटा दे दिया, तो अब इस जिससे लगा होता है तो इसमें क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा इधर होगा और एफ साइन थीटा इधर होगा। तो ये बात याद रखना, ये बार बार मिलेगा अब से लेकर जितने भी लॉज ऑफ मोशन हो गया या कहीं भी होगा, तो जिससे लगा होता है इस कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन। तो थीटा इस तरफ से था, थीटा इस तरफ से अगर है तो इसका कॉस थीटा और ऊपर से साइन थीटा। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया। आइए वापस क्वेश्चन में आते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट का यूज था इसीलिए मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया। तो अब आइए इस क्वेश्चन को, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स या रिजॉल्विंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द एक्स वाई एक्सिस, ऐसा। तो इसको क्या करते हैं कि ये वाई एक्सिस है तो पेन वाला पार्ट ऐसा, और ये 60 डिग्री था हमारा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इसी का हम दूसरा मेथड देख रहे थे कि मैंने आपको जैसे बोला ये भी ठीक है कि मतलब रिजल्टेंट तक तो बात ठीक है, लेकिन कहीं रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर बताना होगा तब क्या करेंगे, उसके लिए बता रहा हूँ। तो मतलब चाहो तो tan बीटा वाला भी लगा लो, तो मैंने आपको बोला कि थोड़ा बोरिंग जैसा लगता है, फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला याद रखो, फिर पुट करो, फिर आएगा। इसमें ऐसा ना उस फार्मूले की ज़रूरत है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा का, ना tan बीटा का, ये फ्री स्टाइल वाले हैं। तो इसमें आपको खाली करना क्या है कि सबको x और y एक्सिस के अंदर रिजॉल्व करना है। ये 60 डिग्री है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इस tan को अगर ब्रेक करेंगे तो tan cos 60, अभी आपको बताया था कि जिससे लगा होता है तो उसका cos, और इसके लिए इधर तो tan sin 60 यही होगा। तो कुछ देर के बाद आप इसको जब tan cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 60 इज हाफ होता है तो 5 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों tan sin 60 इज √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5√3 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप ऐसे थोड़ा रिप्रेजेंट कर लीजिए, ऐसे एक्सिस में है तो ये आपका कितना आया 5√3 आया है ना, 5√3, और इधर 25 है, ये 25 है और इधर 5 है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 25 ऊपर नीचे, चलो बना ही देता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो गया, 25 है और नीचे किधर है 5, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में 20 बोलिए, और इधर कितना हो गया 5√3, तो 90 डिग्री पे हो गए। तो 90 डिग्री में करने के लिए रिजल्टेंट के लिए कोई फार्मूला भी नहीं लगता है, आप स्क्वायर करके सम कर दो वही आएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 5√3 का स्क्वायर कितना हो गया 25 या और 25 इंटू 3 75, तो ये तो वही आ गया ना जो पिछले वाले क्वेश्चन में था 475, तो 475 यही था, तो यहाँ से भी ये हो गया। तो इसको बोलते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना। तो वेक्टर्स को रिजॉल्व करके ऐसा बता दिया, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू आप चाहो तो 21.8 किलोमीटर पर आवर, ऐसा हो गया। अब उससे वो अलग क्यों है, अब इसका आप देखिए कि अब आपको ये वाला मेन है, ये जो फिगर लास्ट में जो बनकर आया ये मेन है। तो अब आपको बताना हो कि बताइए कि उसका रिजल्टेंट के लिए है, तो ये रिजल्टेंट कुछ होगा, तो ये थीटा कितना होगा, थीटा जितना भी होगा tan थीटा का वैल्यू अगर वहाँ से देखें तो कितना आ गया, सिंपल 20/5√3, तो कितना हो जाएगा 4/√3, तो
तो tan थीटा, तो इस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/√3। तो ये चीज़ आपको मिल गया इसके अंदर, थीटा इज इक्वल टू, तो उसमें आपको आलस आएगा फॉर्मूला याद रखो या क्या करो, तो रिजल्टेंट तो वेलोसिटी तो दिया ही, साथ में ये आपको रेडीमेड निकाल कर दे दिया। तो इसमें क्या कि थीटा आपने किधर से बताया है, थीटा रिजल्टेंट का 5√3, मतलब कि आपने रिवर के तरफ से बताया है, मतलब ये रिवर का वेलोसिटी या वाटर करंट का वेलोसिटी था ना ये वैल्यू। तो इसमें भी आपको ये कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि किधर से बता रहे हैं। अगर वो पूछता है कि मान लीजिए बोट से बताओ, सॉरी हाँ, जो बोट के डायरेक्शन से बताइए, तो उसमें कुछ नहीं, केवल आपको पलट देना है, इधर थीटा है तो इधर थीटा डैश कह लीजिए, तो उस डायरेक्शन में tan थीटा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको चेंज करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। तो थीटा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3/4। तो ये दूसरा वाला पार्ट आपका यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि इसका ब्यूटी ये है इस करने का, रखने का, कि आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इसमें डायरेक्टली वहाँ से इसका रिजल्टेंट भी देगा और फटाफट तुरंत आप उसका बता सकते हैं। और आप यहाँ पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर पूछ रहा था कि वाटर करंट के डायरेक्शन से बताओ, तो थीटा उधर से देखा था, तुरंत उसको चेंज रेसिप्रोकल ले लीजिए उसका, तो आपका, क्योंकि अगर थीटा डैश है तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, तो वहाँ से tan इनवर्स √3/4 और यहाँ से 4/√3। तो जिसमें बताता है तो दोनों के लिए हम ऑन है। या जैसे एडवांस टाइप में क्या होगा कि अगर आपको इस तरह के मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए अगर चाहिए तो ये आपके लिए कभी भी ऑन है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस मेथड को भी पॉज करके। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ऑन सर्टेन डे रे वॉज फॉलिंग वर्टिकल विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, वो एरर है, मीटर पर सेकेंड। अ विंड इज स्टार्टेड ब्लोइंग द सम ऑफ द टाइम विथ स्पीड ऑफ, अगेन यहाँ पर टाइप वो एरर है, ये वैल्यू है 13 मीटर पर सेकेंड बच्चों। ये विंड का स्पीड यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 13 मीटर पर सेकेंड है, इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, ऑन सर्टेन डे रे वॉज फॉलिंग वर्टिकली, तो रेन कैसे हो रहा है, ऐसे पड़ रहा होगा, बारिश का आजकल मौसम है, तो उसमें आप विजुलाइज कर सकते हैं। और फिर हवा कैसे चला, ईस्ट टू वेस्ट, तो ऐसे 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 हवा चल रहा होगा, इस तरह का, यही होगा ना। ऑन सर्टेन डे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, और विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर द सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो इन विच डायरेक्शन शुड द बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ते हैं और उस बच्चे की हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर वर्टिकल पढ़ रहा था और ब्लो ऐसे होने लगा, तो थोड़ी देर के बाद वो कैसा दिखाई देने लगेगा, ऐसा, मतलब जो बारिश की बूंदें होंगी कुछ ऐसे टपक रहा होगा। तो बच्चे को अम्ब्रेला कैसे रखना पड़ेगा इससे बचाने के लिए, अगर इस तरह का कोई बच्चा है, इस तरह का कोई बच्चा है और तो अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ही, मतलब ऐसा, पहले जैसे आप ऐसे देख लीजिए कि अगर पहले वर्टिकल पड़ रहा था, अब थोड़ी देर के बाद ऐसे हुआ, तो फिर उसको इस तरह से होल्ड, पहले सीधा था ऐसे, अब थोड़ी देर के बाद ऐसा उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर ओरिजिन सिस्टम पे दिखाएं ऐसा, तो बारिश जो है सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा था, वेक्टर में कभी उसका हेड मतलब ओरिजिन से उस पर टेल रखते हैं, तो वर्टिकल आ रहा था, तो इसको कैसे कर ले, ऐसे, और एयर कैसे ब्लोन कर रहा था, ईस्ट टू वेस्ट, तो ऐसे, तो मतलब कि इसको अम्ब्रेला को ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू कीप अवे द रेन ड्रॉप, ऐसा बच्चों। तो ये थीटा ये चाहिए इसको, क्यों कि थीटा हुआ तो ऐसा थीटा। अब फ्री है, जैसा मैंने पीछे भी बताया कि थीटा आप यहाँ से बताओ चाहे, तो उसमें क्या होगा, वर्टिकल से कितना रखना पड़ेगा।
अगर वो पूछता है कि हॉरिजेंटल से कितना रखना पड़ेगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऑलरेडी ये दोनों वहाँ से परपेंडिकुलर हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिजल्टेंट का अगर वैल्यू अगर चाहिए, ये कितना है 35 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने से आ रहा है नीचे 13 मीटर पर सेकेंड, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? या मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो ये आपको अभी तो सिखाया गया था ना यही। अच्छा, इसमें ये बच्चों काम करेगा क्या? बिल्कुल काम करेगा, लेकिन अभी क्या है कि डायरेक्शन उनका अलग अलग है, तो वो आई जे के आपको लिखना पड़ेगा। मतलब अभी रेन का किधर है, तो आप कह सकते हैं अच्छा चलो, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ आपको, क्योंकि उसको अलग से फिर करने में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी दोनों 90 डिग्री पे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? स्क्वायर करके सम। तो पहले तो इसका रेन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रेन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं, विंड, W फॉर विंड था, तो अंडर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री का रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों का स्क्वायर करके सम, 35 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो कितना होता है बच्चों? ये पता है? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट नहीं। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2m होता है और फिर उसके बाद 2m स्क्वायर माइनस 1 होता है, और यहाँ पर 2m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो शायद वो फिट कर रहा है वो, क्योंकि अब 13 है तो 6 2 जा कितना होता है 12, तो 12 और 6 का स्क्वायर इज 36, तो 36 माइनस 1 कितना हो गया 35, तो सॉरी ये 2m वाला नहीं होगा, ये 2m वाला नहीं है, तो 36 माइनस 1 तो 35 हो गया, और 37, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 37। ये ऐसा ट्रिपलेट है, m स्क्वायर प्लस 1 2m m स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे मान लीजिए कि m का वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं, तो 2 2 जा 4 यहाँ पर, तो 4 का माइनस 1, ये 4 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ से 5 हो गया। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, m का वैल्यू 2 मिनिमम स्टार्ट होता है, उससे बढ़ते जाता है। तो ये 37 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा होगा। अच्छा, अब उसको आपको थीटा बताना है, तो tan थीटा का वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर थीटा मैं इसको ले रहा हूँ तो 35/13 वर्टिकल से आपको, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 35/13 वर्टिकल से होगा। अगर हमें पूछता कि ग्राउंड से बताइए कितना उसको होल्ड किया, तो फिर वो थीटा डैश कह लीजिए आप। तो जैसा मैंने बोला था, उसका रिवर्स 13/35, तो थीटा डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स 13/35, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें 13/35, तो डिपेंड करता है कि किधर से बताना है। तो इस पे हम अभी डिटेल में काम करेंगे। अभी तो बाल कांड चल रहा है, मीन्स बच्चों वाला कहानी चल रहा है कि आपको सिखाया जा रहा है कि बेसिक क्या है। तो बेसिक से फिर इसमें भी हम PhD वगैरह थोड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका रेन प्रॉब्लम था। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे इसके बारे में अभी बता ही रहे तो थोड़ा बता ही देते कि जैसे कि मान लो कि अगर रेन ड्रॉप कहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर आप रेस्ट में हैं तो उसको कैसे आपको अपीयर होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। अगर आप मूव करने लगोगे तो फिर कैसे अपीयर होगा? तो ये सर तभी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, तब आपको कुछ एंगल पे आएगा। ये इसका खास बात है, ये याद रखिएगा। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी है और यहाँ पर है, तो रेन ड्रॉप अगर वर्टिकल ऐसा इस पे इसके सर पे आ रहा होगा, अगर ऐसा, तो और जब वो रेस्ट में है, u इक्वल टू 0, इसका v इक्वल टू 0, जब वो वॉक करने लगेगा ये आदमी ऐसा, तो फिर वो रेन ड्रॉप कुछ इस पे ऐसे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर इसका वेलोसिटी आने लगेगा कुछ मैन का, और रेन का तो वर्टिकल था ही, मतलब कि अगर इसको बनाएं अगर,
नीचे की तरफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन है और वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो अब रिजल्टेंट कुछ आएगा ना ऐसा, तो रेन ड्रॉप उसको वर्टिकल अपीयर होगा। तो इस तरह से आप देखते होंगे ना कि जैसे कि मान लीजिए कि बारिश के दिनों में मोटर बाइक वाले को देख लीजिए, बाइक जो चलाते हैं, तो अगर वर्टिकल भी अगर रहता है तो एक तरफ से देखेंगे पूरा भीगे हुए रहते हैं और पीछे उनका पूरा सूखा हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो चलते हैं आगे की तरफ तो या रेन ड्रॉप ऐसे, तो इसका अपीयर इधर की तरफ होगा, मतलब वो सीधे अगर जा रहे होंगे, सीधा अगर जाते हैं तो मतलब ऐसे जा रहे हैं, और रेन ड्रॉप अगर देखो पहले एक सिचुएशन तो यह है कि अगर चुपचाप वो खड़ा है कहीं मूव ही नहीं कर रहा हो तो वर्टिकल ऐसा होगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर एक इधर हो जाने लगेगा ऐसे। क्यों ऐसे हुआ, तो इसको भी देखिए कि अगर ये ऐसे है, इस बार ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसे है, मतलब ये नीचे की तरफ, मतलब कि रेन ड्रॉप नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इसका रिजल्टेंट अब किधर होगा, ऐसे। तो उस समय उसको हम, ठीक है, तो इस केस में इसका जैसे बारिश ऐसे आएगा तो पता चलेगा पीछे की तरफ भीग गया और आगे ऐसे ही बचा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये ऐसा मतलब नहीं होता है कि आप जैसे वर्टिकल वो पड़ रहा है और आप चल रहे होंगे तो वो भी वर्टिकल होगा, वो भी किसी ना किसी एंगल से होगा। तो ये अक्सर ये देखा, मतलब आपके कॉन्सेप्ट के लिए का पार्ट होना चाहिए कि जब भी अगर आप रेनिंग अगर हो रहा है तो आप खड़े हैं तब उसको आप वर्टिकली अप फोल्ड करते हैं अम्ब्रेला को, लेकिन थोड़ा सा भी आप मूव करिए तो उसमें क्या होगा कि आपको ऐसा थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा अम्ब्रेला को, ठीक है, क्योंकि जो मैन का वेलोसिटी जो उसमें जब जाता है तो थोड़ा उसको टिल्ट कर देगा, उसके लिए अपीयर कर देगा। हाँ, अभी भी जो बराबर में कोई खड़ा होगा तो उसको तो वर्टिकली ही आ रहा होगा, या ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसको वर्टिकली ही आ रहा होगा, लेकिन जब कोई पर्सन चल रहा होगा तो उसको कैसा दिखाई देगा, किसी एंगल पे। तो ये इसका की कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि रिवर 800 मीटर वाइड फ्लो एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक रिवर है 800 मीटर वाइड है, फ्लो एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, स्विमर्स हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। विशेष टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, along what direction must he strike, what should be his resultant velocity and how much time he will take। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिवर है 800 मीटर वाइड है और फ्लो एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये भी एकदम बेसिक सा है, तो इसके बाद में और हम समझेंगे। तो पहले आइए इसको समझ लेते हैं कि एक रिवर है ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, और उसका विड्थ है, चाहो तो ऐसे इसको फिक्स कर दीजिए, और इसका विड्थ है d इक्वल टू 800 मीटर और 5 किलोमीटर पर आवर से ऐसे फ्लो कर रहा है। स्विमर हु कैन स्विम 10 किलोमीटर पर आवर। तो अभी इसमें एक चीज़, अब इस तरह का प्रॉब्लम जब भी देखिएगा बच्चों, तो इसमें एक बात मतलब कि नोटिस जरूर करिएगा कि एक स्विमर है और रिवर है, तो स्विमर का स्पीड क्या रिवर से ज़्यादा है, या स्विमर का स्पीड रिवर से ज़्यादा है, या रिवर का स्पीड स्विमर से ज़्यादा है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत होगा। मैंने क्या बोला कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, रिवर प्रॉब्लम, तो उसमें स्विमर एक होते हैं और एक दूसरा स्विमर या मोटर बोट। आप मोटर बोट का स्पीड देख लीजिए या स्विमर का स्पीड देखिएगा, और दूसरा इसमें रिवर का स्पीड देखिएगा। उन दोनों की स्पीड में एक दूसरे से इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में देखिए कम है, तो स्विमर का जो स्पीड है इज लेस देन, स्विमर का स्पीड जो है ज़्यादा है, इज द मोर देन रिवर, ऐसा। तो स्विमर जैसा भी चाहेगा, जहाँ भी चाहेगा वहाँ जा सकता है इस केस में, क्योंकि स्विमर का स्पीड ज़्यादा है ना, रिवर थोड़ा ही उसको ड्रिफ्ट कर पाएगा। ड्रिफ्ट क्या होता है? ड्रिफ्टिंग समझते हैं आप लोग? ड्रिफ्टिंग जैसे आप जैसे पतंग उड़ाते होंगे, या पतंग नहीं उड़ाते हैं तो देखा होगा किसी को कि कोई जब पतंग जो कोई बच्चा उड़ा रहा है और जब उसको खींचता है तो उसमें देखते होंगे कि वो थोड़ा, जब पतंग है ऐसे कुछ कांपता है, या मतलब उसमें
कंपन ऐसा इस तरह का होता है। और कभी कभी आप जब खींचना तो चाह रहे हैं उधर, लेकिन वो पीछे की तरफ जाना चाहता है उसी में, क्योंकि हवा इतना तेज होता है कि हवा उसको उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, लेकिन आप जब उसको खींचते हैं तो वो उतने स्पीड से नहीं आता है, थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट हो जाता है, पीछे की तरफ रहता है, दैट इज़ द ड्रिफ्टिंग। यहाँ भी बताएंगे रिवर वाले में, लेकिन इस केस में क्या कर रहा है कि अगर 800 मीटर का है और 5 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो कर रहा है तो ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए कि ये आपका स्विमर है, ये स्विमर है और ये जाना चाहता है, अच्छा उसमें क्या बोला है कि अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, ही विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। अब वो रिवर को क्रॉस कैसे करना चाहता है, ऐसे देखो। तो अब ऐसे अगर क्रॉस करना चाहता है, अगर इसी डायरेक्शन में जाए, इसी डायरेक्शन में अगर वो जाए तो क्या पहुंच पाएगा, नहीं। अगर इसी डायरेक्शन में अगर अपने को हेड पे रखता है तो रिवर कहीं ना कहीं इसको फ्लो करा देगा, रिवर उसको कहीं ना कहीं फ्लो कराकर यहां पर पहुंचाएगा। बात समझ में आया। अगर वो सीधा भी स्ट्रेट जाएगा, अरे भाई आप रहिए इधर, ये सीधा भी स्ट्रेट जाएगा तो रिवर वाला कुछ ना कुछ उसको उधर ड्रिफ्ट कर ही देगा, ठीक। तो उसको कर, अगर वो ठीक मतलब जैसे कि मान लीजिए कि ए है और यहाँ पर बी है, ठीक अपोजिटली बैंक पे वो आना चाहता है तो उसको मस्ट भी कुछ एंगल से उसको हेड करना पड़ेगा कि तभी तो ड्रिफ्ट होकर यहीं पर आ जाए। अब वो क्या एंगल होगा वो हमें बताना है। बात समझ में आया। वो इसमें क्या एंगल वो होगा वो हमें बताना है कि मतलब कि इस एंगल पे वो किस एंगल पे जाएगा कि ड्रिफ्ट होते होते पर ठीक अपोजिटली उस अपोजिट ऑफ द बैंक पहुंचे, मतलब ए से वो ठीक बी पर पहुंचे। तो यहां पर मान लीजिए कि इस एंगल को नेम अगर कर देते हैं इस थीटा, या उस थीटा को विजिबल बनाइए क्योंकि वो बहुत कमाल की चीज़ है। ये थीटा दिखाई दे पड़ रहा होगा आपको, ये थीटा है कि वही एंगल चाहिए कि कितना होगा। मतलब आप थीटा बोलने का अलग अलग है कि अभी मान लेते हैं कि वर्टिकल से वो कितना वो हेड कर रहा होगा, या मतलब कि ठीक अपोजिट या रिवर से किस एंगल पर होगा, मतलब 90 डिग्री से कितना होगा, तो रिवर के अलॉन्ग भी बता सकते हैं। तो खैर ये थीटा हो गया। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसमें क्योंकि मैन का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वहाँ पर क्या बोला है कि इन स्टिल वाटर, लेकिन जब वो तैर रहा होगा तो मैन का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और चलो इसको क्या कर रही है कि यहाँ से इसको रिवर के लिए बना लीजिए ऐसे। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो जा रहा होगा तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये थीटा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा लीजिए, साइन थीटा, मतलब सामने उसके परपेंडिकुलर वाला पार्ट है तो 5 हो जाएगा, इसीलिए साइन थीटा लगाया। और ये हाइपोटेन्यूस की तरह कर रहा होगा तो 10, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 5/10 इज 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 30 डिग्री पर हेड पर करेगा, ठीक उसके अपोजिटली पहुंचेगा। अगर 30 डिग्री से थोड़ा भी कम करेगा तो कहाँ होगा, कुछ इधर आ जाएगा, या किसी और एंगल पे जा रहा होगा, या थोड़ा और इधर कर लीजिए, मान लीजिए 60 पे जा रहा होगा तो अपोजिटली तो नहीं पहुंचेगा, कहीं इधर पहुंचेगा या आगे पहुंचेगा। अगर 30 से ज़्यादा अगर एंगल को रखता है तो आगे पहुंचेगा, और 30 से कम रखता है तो उसके अपोजिट यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये बात समझ में आया कि इसमें हमने क्या देखा कि उसने पूछा था कि अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, कि अपोजिट बैंक पर है, एक बात। दूसरा, व्हाट इज द हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो बेसिकली ये है ना बच्चे, इसी से वो क्रॉस कर रहा होगा, वो अपने आप को इधर तो रख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में ऐसे आप मिल रहा होगा क्योंकि वाटर उसको थोड़ा ना थोड़ा ड्रिफ्ट करा रहा होगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए मतलब कि ये वाला, तो ये कंपोनेंट 5 है 10 है, तो मतलब कुछ ऐसा है, ऐसा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर है और आपका ये 10 किलोमीटर पर आवर है। तो खैर थीटा तो हमें पता ही है, तो आप चाहो तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √75, तो कितना आ गया 5√3।
किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली उसका जो रिवर का स्विमर का जो स्पीड होगा 5√3 किलोमीटर, मतलब स्विमर का स्पीड तो 10 किलोमीटर पर आवर है ये, लेकिन रिजल्टेंट उसका क्या हो रहा है कि एक्चुअल में उसका कितना निकल कर आ रहा है 5√3 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इस स्पीड से वो पार किया होगा। ठीक है, इस स्पीड से पार किया होगा 5√3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसी को चाहो तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि यहाँ पर ऐसे करके बना सकते हैं, तो इसका आप दूसरा तरीका देखिए, अभी जो सिखाया था कंपोनेंट रिजॉल्व करने का, आपको यही चाहिए ना, और यहाँ पर 10 है, मतलब ऐसा देखो, इसको बना देता हूँ कि ये स्विमर का इतना था 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से थीटा इतना तो आपको पता ही चल गया था, थीटा ये वाला 30 डिग्री था, तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो अभी सिखाया था कि जिसको चाहिए उसमें अगर ब्रेक कर दें तो कितना हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, इसकी बात कर रहा हूँ ये, कि 10 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर 30 है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट उसी के अलॉन्ग कितना हो जाएगा 10 cos 30। तो 10 cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, तो कितना आ गया 5√3 किलोमीटर पर आवर, तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको खैर वो तो टेक्निकल चीज़ था कि कैसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था इसका कि व्हाट शुड बी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए, कि ये समझना था कि जो रिवर को क्रॉस किया होगा तो इस स्पीड से किया होगा। ठीक, उसके अपोजिट में जाने के लिए जब थीटा 30 डिग्री होगा तो 5√3 से होगा, क्योंकि यही चलकर उसके थर्ड पार्ट के लिए काम करेगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम ही वुड टेक, तो हाउ मच टाइम वुड टेक, तो ये तो डी का वैल्यू कितना था, कितना 800 मीटर, एक्चुअल में तो 800 मीटर ही ट्रैवल किया है, और उसका स्पीड मान लीजिए कि वैसे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो इसी स्पीड से ट्रैवल क्रॉस किया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसका ध्यान से इसको यूज़ करिएगा या समझिएगा, कि जिससे मतलब कि उसका परपेंडिकुलर वाला जो पार्ट था, परपेंडिकुलर वाला मतलब जो डायरेक्टली अपोजिट वाला जो पार्ट था, जो उसका वेलोसिटी था, उससे उसको हम देखेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है ना बच्चों। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट वाला, दैट मच ऑफ स्पीड। तो उस केस में कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हमारा कितना है 500 800, तो उसको चाहो तो 0.8 कर दीजिए, और वेलोसिटी कितना है उसका 5√3, तो 5√3 कर दीजिए, तो इतना आवर होगा। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यार को, आपको तो नोट डाउन भी करना है ना, तो उसको रखे रहिए, इतना आवर होगा। तो अब इसमें क्या करिए कि आप अगर 3600 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेकंड में हो जाएगा, तो 0.8 इंटू 3600 अपॉन 5√3। तो इसको कुछ आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आता है 3333 सेकेंड, तो उसको सॉल्व कर लेना। इस सेकंड में करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ था उसका कि टाइम कैसे निकालेंगे, कि जिस स्पीड से उसको पार किया होगा, ऐसे हेड तो रखा होगा जिस स्पीड से पार किया होगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर से तो स्विम कर रहा है, लेकिन जब वो पार कर रहा है या जब क्रॉस कर रहा है रिवर को, तो किससे कर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि अ बोटमैन कैन रो विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अच्छा, तो वही है, इफ द रिवर इज स्टेडली 5 किलोमीटर पर आवर, इन विच डायरेक्शन should the boatman row in the order to reach the point on the other bank directly opposite to the point from the where he started? The width of the river is 2 किलोमीटर। अच्छा, ये तो हम लोग के गंगा जी का रिवर लग रहा है, काफ़ी विड्थ है 2000 मीटर, 2 किलोमीटर। तो एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन हो गया कि मतलब कि रिवर ऐसे जा रही है, ऐसा, और हमें क्रॉस करना है,
वो तो पूछा ही नहीं है कि कितना समय लगेगा या क्या लगेगा, वो पूछा है कितने के हेड, मतलब कि क्या बोला कि बैंक इज डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम द वेयर ही स्टार्टेड। अच्छा, तो मतलब आपको ये बताना है कि रिवर से वो कितना एंगल बना रहा है। तो सब कुछ सेम वैसा ही है बच्चों। यहाँ से पॉइंट ले लीजिए, पकड़ लीजिए कोई सा भी, ये ऐसा है, या आप चाहो तो ऐसा रिवर को कर देते हैं, और ठीक कैसा है इसमें, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर्स था ही इसका मैन का स्पीड, स्विमर का, और यहाँ से रिवर का स्पीड है आपका 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये थीटा कितना जाता था, साइन थीटा का वैल्यू 5/10, तो कितना हो गया 1/2। तो थीटा का वैल्यू अगेन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहाँ से हुआ, तो रिवर से कितना होगा ये एंगल, ये तो 90 डिग्री है। तो रिवर से यहाँ से लिख लीजिए कि एंगल मेड बाय द रिवर, तो कितना हो जाएगा 5/10 साइन इनवर्स, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री ना इज 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ से ये ऐसा इस तरह का, तो ये थीटा का वैल्यू कितना था 30 डिग्री ये चीज़, और यहाँ से 90 ये तो था ही, तो टोटल एंगल कितना हो गया वही 90 + 30 120 डिग्री। ठीक है, तो ये उसी का एक्सटेंशन था, बस वो पूछा था कि रिवर से सोर्स से कितना बना रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें तो बच्चों इतना ही था। तो ये तो हमने जो सीखा इसके अंदर कि बेसिक प्रॉब्लम की जैसे उसका यूज़ करना सीखा कि R = a² + b² + 2ab cos थीटा है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर या मतलब उसका एप्लीकेशन देखा, R max R minimum और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा था tan बीटा का वैल्यू, वो सब हमने देखा। या सिंपल मैं कहूँ कि अगर दो वेक्टर को किसी एंगल पर अगर ऐड कर रहे थे तो उसका हमने देखा, और कुछ केसेस इसका लिया। तो ये सब थे आपके बाल कांड से, मीन्स कि उसका केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए था। अब हम लोग अयोध्या कांड में चलेंगे जहाँ पर बहुत सारे रावण वावन को मारना होगा। तो ये इसके बाद का जो होगा तो उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उसमें आएंगे और उसको हमें देखेंगे, और सबको मतलब कि रिवर प्रॉब्लम को अलग से देखेंगे पूरा, और आपके रेन ड्रॉप वाले जो प्रॉब्लम है उसको पूरे डिटेल में देखेंगे। तो एक एक करके उसको समझेंगे। तो उस वाले लेक्चर में उसको मिस मत करिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हाँ देखिए। तो ठीक है बच्चों, आइए एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का लेते हैं, लेकिन फ्लेवर अलग रहेगा सॉल्व करने का। फ्लेवर अलग क्यों रहेगा, क्योंकि अब हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन सीख लिए, तो उसका कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। कह रहा है एक फार्मर हैज़ टू गो 500 मीटर नॉर्थ एंड 400 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 200 मीटर साउथ टू रीच हिज फील्ड। तो ही टेक्स द 20 मिनट ऐसा करने में लेता है। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कभी भी नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो आइए पहले इनको देख लेते हैं कि कर क्या रहे हैं। 500 मीटर चला इधर, तो आइए इनको देख लें। 500 मीटर इधर हो गया, 400 मीटर ड्यू ईस्ट, तो वहाँ से फिर ये ऐसे गए 400 मीटर ईस्ट में, एंड देन 200 मीटर साउथ, फिर वो नीचे की तरफ आते हैं 200 मीटर ऐसे। तो फाइनली इनका यहाँ पर कहीं फील्ड है, खेत है, यहीं पे काम करते होंगे। तो पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने में तो कोई आपको क्या कहते हैं, इनर्सिया नहीं लगेगा। इनर्सिया समझते हैं, मास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मतलब कोई हैवी चीज़ है और उसको पुश करो तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, इट विल हैव द मोर इनर्सिया, तो दैट इज़ वाई। तो इसमें कोई इनर्सिया नहीं करना पड़ेगा। 500, 400 एंड
200, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 500, 400 प्लस 200, देन यू विल गेट कुछ 1100 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट हम पुराने तरीके से नहीं करेंगे जैसे आपको सिखाया था, अभी हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो अभी फिर क्या करेंगे कि वेक्टर से करेंगे। तो इनिशियली मान लीजिए यहाँ पर है, फाइनल यहाँ पर पहुँच रहा है, तो आपको बताया था ना कि कुछ उसका डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो इसको लाइन ज्वाइनिंग कर लीजिए ऐसा। ठीक, तो 500 मीटर इधर है जे में जा रहा है और इधर है 200 मीटर नीचे माइनस साउथ में है, इसको ओरिजिन पे यहाँ फिट कर दिए, और 400 मीटर को ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए 500 मीटर ऊपर गया था तो, और 400 मीटर ईस्ट में था, तो यानी कि ये आई वाले में था। तो डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना है, तो फायदा देखो यही है, जैसे जैसे गए खाली आपको आई जे के में लिखते जाओ, अपने आप वो काम कर देगा। 500 मीटर ऊपर जा रहा है तो प्लस 500 जे लिख लीजिए, यही होगा। 400 ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो प्लस आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 400 आई। फिर 200 मीटर साउथ में जा रहा है तो माइनस का लिख सकते हैं 200 जे, तो अब फिर अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि 400 आपका आई आ गया और यहाँ से प्लस 300 जे हो गया मीटर में। तो इसका जब डी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो तो सिंपल सा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 0 0 तो हम भी लगा लेंगे, तो कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर। तो मैंने कहा था कि फ्लेवर थोड़ा अलग रहेगा इस पर, क्योंकि अपने वेक्टर सीख लिया है, तो वेक्टर से बताने के लिए इसका ऐसा मिला। समझे बच्चे, ये 500 मीटर। तो ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तो कहानी ख़त्म। एवरेज स्पीड के लिए क्या बताया था, बाकी तो फिर आपका गेटिंग पुटिंग टाइप का है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था, स्पीड इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 500 मीटर ये है, 1100 मीटर था, डिस्टेंस तो ही आया था ना 1100 मीटर। वो देखने में अगर इनको हटा लीजिए, 1100 मीटर, और टाइम कितना लगा था 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब बच्चों 20 इंटू 60, 1200। अच्छा, तो आपको कुछ 11/12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा एवरेज इसके लिए। दूसरा कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी में ऐसा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 500 और टाइम टेकन कितना चल रहा है 1200, तो यहाँ से हटा दीजिए, तो 5/12 मीटर पर सेकेंड ऐसा। तो काफ़ी आराम से स्लोली चल रहे हैं किसान। ठीक है बच्चे, ये तो इसका यहाँ तक का पार्ट था। तो जैसा मैंने आपको बताया भी कि ये सब बहुत ही बेसिक था। नेक्स्ट लेक्चर उसका कभी मिस मत करना, क्योंकि वो एडवांस लेवल के लिए है और वो पूरा डिटेल में है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। रिवर प्रॉब्लम को आपको अक्सर परेशानी होता होगा कि साउथ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, या ड्रिफ्टिंग क्या हो रहा है, या उसमें कुछ मैक्सिमम मिनिमा जैसा कुछ चीज़ अगर होता है कि मैक्सिमम टाइम कितना लगे, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम ड्रिफ्टिंग को मिनिमम कैसे किया जाए, या कुछ होता है कि अगर रिवर को पार कर रहा है और फिर वो दूसरे एंड पे पहुंच रहा है, वॉक डाउन करके फिर नीचे की तरफ आ रहा है, 2 स्विमर है, तो उसमें काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा। तो उसके नेक्स्ट लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा, वो होगा रिवर प्रॉब्लम पे स्पेशली इसको बनाया हूँगा, तो उसको ज़रूर आप वॉच करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।